Now we're going to see the need and importance of HRP. इसमें सबसे पहले है, despite growing unemployment, there has been shortage of human resources with required skills, qualification and capabilities to carry on work. भले ही अनएम्प्लॉयमेंट है आज सोसाइटी में, लेकिन आज भी हमारे पास शॉर्टेज है ऐसे लोगों का जिनके पास हमें वो नेसेसरी स्किल्स, क्वालिफिकेशंस और कैपेबिलिटीज मिले। बिकॉज काम करने के लिए तो सब तैयार है, लेकिन कोई भी अपने अंदर स्किल डेवलपमेंट करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए बहुत जरूरी है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग। हम किसी को भी तो ऑर्गेनाइजेशन में नहीं रख सकते हैं। अगर हमें कंप्यूटर ऑपरेटर चाहिए, है ना, तो कंप्यूटर ऑपरेटर के लिए हमें क्या रिक्वायरमेंट है कि ऐसा व्यक्ति चाहिए जिसे कंप्यूटर चलाना आता हो, जिसे एमएस ऑफिस आता हो, जो अच्छे से सारे काम कंप्यूटर्स पे कर सके, जो भी हमें चाहिए, और जिसे बार बार चीजें बताना है, समझाना ना पड़े। तो वो स्किल सेट तो रिक्वायर्ड है। आज हम बात कर रहे हैं डिजिटल मार्केटिंग की। तो हमें क्या चाहिए? डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट्स। और ये जो चीज है ये आगे चल के बढ़ती ही जाएगी, राइट? सोशल मीडिया का हम बहुत यूज करते हैं, तो सोशल मीडिया एक्सपर्ट्स चाहिए। आजकल एक और प्रोफाइल आ गई है, सोशल मीडिया मैनेजर्स, राइट? सो जैसे जैसे टाइम बदल रहा है, नई नई चीजें आ रही हैं, तो हमें जो स्किल रिक्वायर्ड है वो भी बदल रही है। तो इस चीज की बहुत कमी है, इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग करें और इस चीज को आइडेंटिफाई करें और इस शॉर्टेज को अपनी ऑर्गेनाइजेशन से दूर करें, राइट? Then comes a large number of employees who retire, die, leave organization, or become incapacitated because of physical or mental ailment. They need to be replaced by the new employees. And HRP ensures smooth supply of workers without interruption. कई बार होता है ऑर्गेनाइजेशन में लोगों की एज सुपर एनोटेशन की आ गई, रिटायरमेंट की आ गई, 60 एज हो गई उनकी, तो वो रिटायर होंगे, दे गोइंग टू लीव द ऑर्गेनाइजेशन। तो जो वो काम करते थे, कल को हमें दूसरे लोग चाहिए वो वाला काम करने के लिए। तो मान लो आपने किसी को प्रमोट किया, है ना, तो लोअर लेवल पे जिस व्यक्ति को आपने प्रमोट किया है, वो जो काम कर रहा था, आपको फिर वो काम करने के लिए भी तो एक इंसान चाहिए। तो इस तरीके से क्या होता है, जैसे जैसे लोग रिटायर होते हैं, तो कहीं ना कहीं न्यू वैकेंसीज जनरेट होती है। मान लो एक्सीडेंटली किसी की डेथ हो गई, है ना, तो उसका 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 काम फिर कौन करेगा? कई लोग ऑर्गेनाइजेशन छोड़ देते हैं, है ना, मान लो उनको बेटर जॉब मिल गई, बेटर जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई, दे लीव द ऑर्गेनाइजेशन। या फिर कोई ऐसा एम्प्लॉय है जो मतलब मैनुअल वर्क में इन्वॉल्व है, और ड्यू टू सर्टन रीजंस कुछ ऐसा फिजिकल एलिमेंट हो गया, उसका उसका हाथ नहीं है या पैर नहीं है या कुछ मेंटल कंडीशन हो गई, तो क्या होगा? वो अपना काम फिर पहले की तरह नहीं कर पाए। तो इन सब सिचुएशंस में व्हाट वी रिक्वायर टू रिप्लेस सच पीपल बाय न्यू एम्प्लॉयज। और यहाँ पे हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत मदद करता है, क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग क्या है? ये एक अनुमान ही तो है फ्यूचर के लिए। तो जब हम अनुमान लगाते हैं फ्यूचर के लिए, तो हम इन सारे फैक्टर्स को कंसिडरेशन में लेते हैं। सो दिस एचआरपी रियली हेल्प्स अस कि हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन में सप्लाई ऑफ वर्कर्स को सही रखें और हमारे काम में कोई रुकावट नहीं आनी चाहिए। Then the third point is HRP is also very essential in the face of marked rise in workforce turnover, which is unavoidable and even beneficial. जैसे कि voluntary quits है, discharges है, marriages है, promotions हैं, seasonal fluctuation है business में, ये कुछ examples हैं which actually lead to workforce turnover in the organization. Workforce turnover क्या है? कि लोग organization को छोड़ के जा रहे हैं, है ना, over a period of time. तो किस किस वजह से जा सकते हैं? वही ऊपर जो अपन ने बात की थी, उन्होंने ऑर्गेनाइजेशन छोड़ दी है। कई बार ऐसा होता है, शादी हो गई है, तो आप रिलोकेट कर रहे हो, तो आप जहां पहले काम करते थे, आप उस जगह को छोड़ के आप दूसरी जगह जा रहे हो। तो कई बार ऐसी सिचुएशन राइज होती है कि आपको वहां उस जगह से काम छोड़ के दूसरी जगह जाना पड़ेगा, राइट? तो उस केस में भी होता है, प्रमोशन हो गया आपका, तो आप एग्जीक्यूटिव से मैनेजर हो गए, तो आपके जो एग्जीक्यूटिव लेवल का काम है वो कौन करेगा? कई बार सीजनल फ्लक्चुएशन आता है बिजनेस में, है ना, कि भाई लोग छोड़ के जा रहे हैं, इस ऑर्गेनाइजेशन को छोड़ के दूसरी में जा रहे हैं, है ना, सीजनल फ्लक्चुएशन भी रहता है बिजनेस में। तो ये सारे जो फैक्टर्स हैं, इनसे क्या होता है? वर्कफोर्स टर्नओवर बढ़ता है। सो ये जो है, दिस एक्चुअली कीप्स ऑन वर्किंग एज एन इब एंड फ्लो इन दी वर्कफोर्स। इब एंड फ्लो क्या होता है? जैसे पानी में कहता है, लहरें ऊपर आती हैं और फिर नीचे चली जाती है, तो ये चलता रहता है वर्कफोर्स में। सो इसके लिए हमें एचआरपी प्लानिंग बहुत जरूरी है कि हम इन सारी टाइप की अनसर्टनिटीज को मीट अप कर पाए, एंड वहां पे हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग बहुत हेल्प करती है। Now we'll come to the fourth point, that is technological changes and globalization usher in change in the method of products
and distribution of production and services and in management techniques. So ये जो changes हैं, technological change, globalization अपन बात कर रहे हैं ना, ग्लोबलाइजेशन होता जा रहा है, तो हमें क्या आज अलग टाइप का स्किल सेट चाहिए। मान लो हम किसी अपने एम्प्लॉय को जो कि इंडिया में इतने टाइम से काम कर रहा है और वो बहुत एफिशिएंट है, बहुत केपेबल है, और हमने डिसाइड किया कि हम उसको अपनी एक जो ब्रांच है कनाडा में, वहां पे उसको भेजेंगे काम करने के लिए। सो इट डिपेंड्स, है ना। तो जब वो ग्लोबल लेवल पे काम करेगा तो उसको ऑब्वियसली एक अलग टाइप का स्किल सेट रिक्वायर्ड होगा। तो उन सब चीजों को भी ध्यान में रखते हुए, टेक्नोलॉजी की तो हमने इतनी बात कर ही ली है कि कैसे टेक्नोलॉजी में चेंज आता है जिसकी वजह से हमें नया टाइप का स्किल सेट रिक्वायर्ड होता है। तो ये सारी चीजें जो हैं they function and that because of which we require human resource planning. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमें मदद करती है कि वो हम ऑर्गेनाइजेशन इस टाइप के चैलेंजेस को और चेंजेस को अच्छे तरीके से डील करें। Then our next point is human resource planning is also needed in order to meet the needs of expansion and diversification programs of an organization. मान लो ऑर्गेनाइजेशन ने डिसाइड किया कि वो एक्सपैंड करना चाहती है, वो डाइवर्सिफाई करना चाहती है, तो उस केस के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मदद करती है, क्योंकि जब एक ऑर्गेनाइजेशन एक्सपैंड करेगी उससे ज्यादा लोग रिक्वायर्ड होंगे काम करने के लिए, उसके लिए वो रिक्रूटमेंट और सिलेक्शन का सहारा लेगी। और डाइवर्सिफिकेशन में क्या होता है, जैसे मान लो आप एक प्रोडक्ट लाइन बना रहे हो, आपने डिसाइड किया कि हम 4 टाइप की प्रोडक्ट लाइंस बनाएंगे, तो उसके लिए भी आपको लोगों की रिक्वायरमेंट होगी विद डिफरेंट डिफरेंट स्किल्स, right? So this is human resource planning. Then comes the need for HRP is also felt in order to identify areas of surplus personnel or areas in which there is shortage of persons. वही जहाँ पे हमें सरप्लस में एम्प्लॉयज है, उस चीज को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हमको एचआरपी रिक्वायर्ड होता है, और जहाँ हमारे पास शॉर्टेज ऑफ एम्प्लॉयज है उसको भी आइडेंटिफाई, बिकॉज क्या होता है जब एचआरपी करते हैं ना, तो ये सारी प्लानिंग बहुत डिटेल्ड फॉर्म में होती है। तो वहां पे हमें समझ में आता है कि हमारा काम कितना है, हमारे पास एम्प्लॉय कितने हैं, कौन सा एम्प्लॉय क्या काम कर रहा है, तो हमारे पास एम्प्लॉय सरप्लस में है या हमारे पास शॉर्टेज है। तो इसके जो पूरे जो शीट्स बनती हैं, जो चार्ट बनता है, उससे हर चीज एकदम क्रिस्टल क्लियर हो जाती है। तो वहां पे हमको सरप्लस और शॉर्टेज की चीज मिलती है कि भाई हमारी ऑर्गेनाइजेशन कहाँ स्टैंड करती है, राइट। और अगर शॉर्टेज रहेगी तो क्या करना है, हमने वो डायग्राम में समझा था, और सरप्लस रहेगा तो क्या करना है, वो भी हमने पूरा डायग्राम में समझी थी चीजें। अब हम इंपॉर्टेंस जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की उसको थोड़ा सा और डिटेल में समझते हैं। इसमें एक और पॉइंट है, somewhere it's quite related to the ones which we have discussed before, but let's see to it with the help of an example. Personal needs taken care of, मतलब यहाँ पे जो हमें नंबर ऑफ पीपल और जो टाइप ऑफ पीपल रिक्वायर्ड है उसको हम यहाँ पे अश्योर कर रहे हैं, जो हमें फ्यूचर में जिसकी रिक्वायरमेंट होगी। अगर हम उस चीज को राइट नंबर एंड राइट टाइप ऑफ एम्प्लॉयज को यहाँ पे फाइंड आउट नहीं करेंगे अपने फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से, तो क्या होगा, इस ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग हमने नहीं करी मान लो, तो क्या सिचुएशन अराइज होगी, organizations tend to run the risk of shortage or problem of surplus labor force. ये क्या है, अगर सरप्लस लेबर फोर्स रहेगी तो वो भी एक बर्डन रहती है ऑर्गेनाइजेशन के ऊपर, क्योंकि आपको उनको सैलरीज तो देना ही देना है ना। आप उनको ये नहीं कह सकते कि आप सरप्लस में हो तो हम आपको सैलरी नहीं देंगे, सैलरी तो आपको फॉर श्योर उनको देनी ही है। तो वो भी एक प्रॉब्लमैटिक सिचुएशन रहती है। और मान लो शॉर्टेज है तो आपके पास लोग ही नहीं है काम करने के लिए, तो जो आउटपुट देने की आप सोच रहे हो फ्यूचर में वो आपका आउटपुट ही नहीं आएगा। तो क्या हुआ था, आफ्टर पोस्ट इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, एक सीन देखते हैं, तो जब इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लिए गए इंडिया में, उसके बाद ऐसी सिचुएशन अराइज हुई जहां पे ऑर्गेनाइजेशंस ने ये रियलाइज किया कि उनके उनके पास हेड काउंट जो है वो बहुत एक्सेस में है। एक्सेस हेड काउंट का मतलब कि उनके पास जो लोग हैं वो सरप्लस में है, मतलब ज्यादा हैं, जितना जितने रिक्वायर्ड हैं उससे ज्यादा लोग उनके पास है। तो कम से कम 10 साल तक ये चीज चली जहां पे वो डाउन साइजिंग कर रहे थे, वो रीस्ट्रक्चरिंग कर रहे थे अपने ऑर्गेनाइजेशन की, जहां पे वो अपने जो लेयर्स थी उनकी ऑर्गेनाइजेशन की अलग अलग, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, उसको रीस्ट्रक्चर कर रहे थे, उनको दोबारा से रीलेयरिंग कर रहे थे, बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर में, और उस तरीके से वो अपने हेड काउंट को सही करने की कोशिश कर रहे थे। तो यू कैन जस्ट इमेजिन दैट हाउ मच टाइम दे टुक, दे टुक ऑलमोस्ट 10 years टू कि वो सही पिक्चर पे पहुंच पाए। सो ये चीज बोलने में बहुत छोटी सी दिखती है, बट जब ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे होती है, सो दिस प्लेज अ वेरी क्रूशियल रोल। देन एक और आता है इसमें, दैट इज पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग है, दैट कैन बिकम अ पार्ट ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। अब किस किस तरीके से पार्ट बन सकती है, 2 तरीके से बन सकती है।
दो इसके वो हैं। एक एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, जब स्ट्रेटेजिक प्लानिंग हो रही है उसकी शुरुआत में, HRP provides a set of inputs into the strategic formulation process in terms of deciding whether the type and numbers of people are available to pursue a given strategy. जो strategy हम decide कर रहे हैं, उस strategy को आगे चल के कामयाब बनाने के लिए क्या हमारे पास वो नंबर या वो टाइप ऑफ पीपल अवेलेबल है। क्योंकि जब स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होती है, जब कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी स्ट्रैटेजी बना रही होती है, तो उसके पास जो लोग हैं उनको ध्यान में रखते हुए बनाती है, और स्ट्रैटेजी हमेशा फ्यूचर के पॉइंट ऑफ व्यू से ही बनती है। तो वहां पे जो HR प्लानिंग है वो उनकी मदद करता है ये डिसाइड करने में कि क्या उस जो वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं उसको फ्यूचर में एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास वो टाइप और नंबर ऑफ पीपल अवेलेबल हैं या नहीं। एक तो तरीका ये होता है HRP कैसे स्ट्रैटेजिक प्लानिंग का पार्ट बनेगी। दूसरा क्या होता है, एट द एंड ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। अब एट द एंड ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस में कैसे HRP इज रेलेवेंट इन टर्म्स ऑफ इम्प्लीमेंटेशन कंसर्न्स। एक बार स्ट्रैटेजी बन गई तो एग्जीक्यूट करने के लिए हमें रिसोर्स एलोकेशन करना पड़ता है ना। रिसोर्स एलोकेशन करेंगे, उसके बाद हम डिसाइड करेंगे क्या स्ट्रक्चर रहेगा, क्या प्रोसेस रहेंगे, क्या ह्यूमन रिसोर्स रहेगा। तो वो सारी चीजें भी HRP का ही प्लान होती है। सो वंस द स्ट्रेटजी इज सेट, एग्जीक्यूटिव्स नीड्स टू मेक resource allocation decisions including those pertaining to structure, processes and human resources। तो ये दो तरीके से HR प्लानिंग जो है वो स्ट्रेटेजिक प्लानिंग का पार्ट बन सकती है, एक एट द बिगिनिंग ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग और एक एट द एंड ऑफ द स्ट्रैटेजिक प्लानिंग प्रोसेस। क्योंकि उसके बाद वो एग्जीक्यूशन में भी मदद करती है ना, कि जो आपने स्ट्रैटेजी बनाई उसको आप इंप्लीमेंट करोगे तो वहां पे आप कैसे रिसोर्सेज को लोगों में डिवाइड करोगे, कैसे स्ट्रक्चर बनाओगे लोगों के, कैसा आपकी ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर रहेगी, क्या प्रोसेसेस रहेंगे, ताकि जो स्ट्रैटेजी का आउटपुट हम चाहते हैं वो हमें मिले। तो ये सारी चीजें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ही हो पाती है, राइट। देन आवर नेक्स्ट पॉइंट इज क्रिएटिंग हाईली टैलेंटेड पर्सनल। आज रिक्वायरमेंट है कि हम बहुत इंटेलेक्चुअल और बहुत टैलेंटेड लोगों को बनाएं। इसलिए आजकल जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉय की डेवलपमेंट पे बहुत फोकस करती हैं। पहले के टाइम में क्या होता था, ये रहता था कि बस हमने जो काम दे दिया वो काम करके हमें दे दो। लेकिन आज जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो एम्प्लॉयज को लेके बहुत सेंसिटिव हो गई हैं। वो आजकल उनकी मदद करती हैं कि वो अपनी स्किल्स को एनहेंस करें। आजकल बहुत सी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो कि स्पॉन्सर करती हैं अपने एम्प्लॉयज को, कि आप फॉरेन से जाके कोई कोर्स करके आ सकते हो, या फिर आप अपनी हायर स्टडीज के लिए जा सकते हो, आप कोई सर्टिफिकेशन कोर्स कर सकते हो, हम आपको उसके लिए टाइम देंगे। तो और वो खुद भी अपनी कुछ ऐसे ट्रेनिंग प्रोग्राम्स रन करती है जिससे उसके एम्प्लॉयज का स्किल सेट। तो क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि फ्यूचर टाइम्स में हमें बहुत टैलेंटेड लोगों की जरूरत है। सो हम LNT की बात करते हैं। LNT इज एन इंजीनियरिंग जाइंट जो कि रिक्रूट करता है MBAs को, इंजीनियर्स को, टेक्नीशियंस को, जो कि कलेक्टिवली कॉन्स्टिट्यूट करते हैं 70% ऑफ द टोटल एम्प्लॉय स्ट्रेंथ। मतलब जो भी मान लो उनकी 20,000 है एम्प्लॉय स्ट्रेंथ, सो उसके 70% वो इन लोगों को हायर करता है। सो द HR मैनेजर मस्ट यूज हिज और हर ingenuity टू अट्रैक्ट एंड रिटेन क्वालिफाइड एंड स्किल्ड पर्सनल। जो आपके पास स्किल्ड पर्सनल है वो HR मैनेजर को उन लोगों को रिक्रूट तो किया ही है उन्होंने, उनको अट्रैक्ट करना, उनको रिटेन करना आना चाहिए। ठीक है। सो क्वालिफाइड एंड कॉम्पिटेंट पीपल जनरली दे आर नोन फॉर जॉब हॉपिंग। जॉब हॉपिंग क्या होता है? जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज करना। कई लोग क्या है, वो अपने पैकेज को बढ़ाने के लिए बहुत जल्दी जल्दी जॉब्स चेंज करते हैं। तो इस टाइप के लोग अगर क्वालिफाइड और कॉम्पिटेंट है तो हमें उन्हें रोकते आना चाहिए। क्योंकि क्या होता है, अगर वो आज आपने उनको रखा, उनको ट्रेन किया, और फिर वो कल को थोड़े से टाइम में ही आपकी जॉब को स्विच कर गए, मतलब आपकी जॉब छोड़ के चले गए, तो वो सारा कॉस्ट उनके ऊपर जो आपने खर्च किया वो वेस्ट हो जाता है। सो इसलिए आपको उनको रिटेन करते आना चाहिए। और मैन पावर प्लानिंग जो है वो हमें हेल्प करता है टू प्रिवेंट सच शॉर्टेजेस। अब हमने टेक्नोलॉजी की भी बात की थी पहले, है ना। एक एग्जाम्पल से समझते हैं टेक्नोलॉजिकल चेंज, क्योंकि यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल्स की बात कर रहे हैं। तो इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज थी जिन्होंने दे हैड अ वेरी स्ट्रॉन्ग टेक्नोलॉजी। जब इनिशियली ये जो टेलीफोन्स नहीं चालू हुए थे, फोन पे आप बात कर सकते हो, तो इनके पास जो उस टाइम जब नए फोन्स जो घर पे रखे रहते हैं फोन्स वो वाले स्टार्ट हुए थे, तो उस टाइम पे वो जो टेक्नोलॉजी थी वो बहुत लेटेस्ट थी और बहुत स्ट्रांग थी। तो जब इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री ने उस चीज को स्टार्ट किया था तो वो बहुत अच्छी पावर पोजीशन में थे। लेकिन धीरे धीरे करके इट गॉट ट्रांसफॉर्म्ड टू, पहले आए थे वो
अपने कॉर्डलेस फोन्स आते थे जिसमें एक कॉर्ड लगी रहती थी और कुछ एक डिस्टेंस फिक्स रहता था कि उतने डिस्टेंस तक आप दूर जाके बात कर सकते हो। फिर धीरे-धीरे करके मोबाइल फ़ोन्स आ गए कि आप कहीं भी रहो, आप कहीं भी किसी से भी बात कर सकते हो, वो बटन वाले फ़ोन्स थे। एंड स्लोली स्टेडीली दोज़ बटन वाले फ़ोन्स गॉट ट्रांसफॉर्म्ड टू योर टच स्क्रीन, राइट? और आज भी मतलब ये टेलीफ़ोन के कॉन्टेक्स्ट में टेक्नोलॉजी अपग्रेड होती ही जा रही है। तो हम बात करें वो इंडियन टेलीफ़ोन इंडस्ट्रीज़ की, तो उस टाइम जो टेक्नोलॉजी थी, उन्होंने उस टाइम की टेक्नोलॉजी के हिसाब से लोगों को हायर किया था। लेकिन वो जो लोग थे, वो अपने अंदर कुछ अपग्रेडेशन नहीं कर पाए। और साथ ही साथ में वो टेक्नोलॉजी के साथ अपने अंदर बदलाव तो करे ही नहीं और वो कंपनी ने भी एज अ होल अपने आप को बदल नहीं पाई, जिसकी वजह से आज आप देखोगे सबके पास मोबाइल फोन्स है, लेकिन घर वाले जो टेलीफोन्स जो पुराने टाइम में चलते थे इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्रीज के, वो कहीं ना कहीं आपको देखने को नहीं मिलेंगे। तो अब क्या हुआ, जो लोगों को उनने हायर किया था, दे आर देयर बट दे आर जस्ट लाइक अ बर्डन टू द ऑर्गेनाइजेशन, और इससे ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ खर्चा ही बढ़ा है। तो इसलिए जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी चेंज होती है, तो हमें ये एंटिसिपेट करते आना चाहिए कि भाई फ्यूचर में हमको किस टाइप के लोग रिक्वायर होंगे, और उसके लिए या तो हम अपने करंट एम्प्लॉइज को उस स्किल सेट के साथ अपग्रेड करें, या फिर उस स्किल सेट के लोगों को हायर करने की हमारे पास प्लानिंग होनी चाहिए। फिर एक और बात करते हैं अपन आईटीआई, है ना? आईटीआई क्या है? आईटीआई जो है, ये जनरली ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है, जो मैकेनिकल काइंड ऑफ वर्क जो रहता है, उसमें ये लोगों को ट्रेनिंग प्रोवाइड करती है। जैसे कई लोग हैं जो बहुत ज़्यादा पढ़े-लिखे नहीं रहते, लेकिन जैसे मान लो मोबाइल सुधारना सीखना चाहते हैं या कोई मशीन चलाना सीखना चाहते हैं, तो उसकी ट्रेनिंग यहाँ पे दी जाती है। तो पहले इसका पर्सपेक्टिव बहुत ज़्यादा सिविल और मैकेनिकल था। सिविल और मैकेनिकल तो चलो ठीक है, लेकिन आज हम क्या इलेक्ट्रॉनिक्स की तरफ मूव करते जा रहे हैं। तो हमें आज इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियर्स की रिक्वायरमेंट है। तो ये आईटीआईज भी कहीं ना कहीं अपने आप को अपग्रेड नहीं कर पाए। स्लोली दे आर ट्राइंग टू, बट दे आर नॉट एबल टू अट्रैक्ट द राइट टैलेंटेड पीपल इन दर ऑर्गेनाइजेशन। क्यों? क्योंकि इनके पे आउट, इनके पैकेजेस अच्छे नहीं है। और एक अच्छे व्यक्ति, एक अच्छे स्किल्ड व्यक्ति को रखने के लिए आपको उसको वो पे आउट देना पड़ेगा, नहीं तो वो आपके साथ क्यों काम करेगा? और जैसे होता है ना, क्लास में कोई अच्छा टीचर रहता है तो वी फील लाइक गोइंग एंड लिसनिंग टू दैट पर्टिकुलर लेक्चर, और कोई अगर अच्छा टीचर नहीं है तो वी ट्राई टू बंक दैट लेक्चर। सो एट टाइम्स इट हैपेंस। सो इसलिए आईटीआई में भी अगर कोई स्किल्ड व्यक्ति चीजें बताएगा, सिखाएगा, समझाएगा, तो वहां पे जो बच्चे आएंगे सीखने के लिए, वो ज्यादा अच्छा सीख पाएंगे, वो ज्यादा इंटरेस्ट आएगा उनको वो काम करने में। और अगर अच्छा टैलेंटेड एम्प्लॉय नहीं होगा तो शायद दैट विल गोइंग टू बी जस्ट वेस्ट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन। फिर इसमें एक और चीज आती है, दैट इज सक्सेशन प्लानिंग। सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है? यहाँ पे वी ट्राई टू फाइंड आउट अ रिप्लेसमेंट फॉर एन एम्प्लॉय। जैसे मान लो सीईओ है, वो कभी ना कभी रिटायर होगा, तो आपके पास एक सेकंड लाइन में एक व्यक्ति प्रिपेयर्ड होना चाहिए जो आगे चल के उसकी पोजीशन को ले सके। बिकॉज ऐसा नहीं होना चाहिए सीईओ रिटायर हो गया, हमारे पास सीईओ ही नहीं है पूरी ऑर्गेनाइजेशन में काम करने के लिए, तो जो लीडरशिप ही नहीं रहेगी, तो ऑर्गेनाइजेशन कितनी हेवायर्ड हो जाएगी। ऐसे ही हर लेवल पे ऑर्गेनाइजेशन सक्सेशन प्लानिंग करती है। वो ये डिसाइड करती है कि ये मैनेजर कल को जाके जब ये सीनियर मैनेजर बनेगा, तो इसकी पोजीशन नीचे से हम किस एग्जीक्यूटिव को प्रमोट करेंगे जो कि इसकी पोजीशन संभालेगा। इसी को वो सक्सेशन प्लानिंग कहते हैं। जैसे नहीं होता पुराने टाइम में होता था, है ना, राजा का बेटा राजा, वो क्या करते थे? सक्सेशन प्लानिंग करते थे कि भाई आज राजगद्दी इसके पास है, और कल को राजगद्दी किसके पास होगी, और परसों राजगद्दी किसके पास होगी। तो ऐसा चलता था, जो सबसे बड़ा बेटा है उसको मिलती थी। तो पुराने टाइम में हिस्ट्री में अपन ने देखा भी है कितने षड्यंत्र तो होते थे कि वो थ्रोन लेने के लिए। तो दैट वाज अ पार्ट ऑफ इट, बट जस्ट फॉर द अंडरस्टैंडिंग कि सक्सेशन प्लानिंग क्या होता है, वही होता है जो पुराने टाइम से चला आ रहा है। तो क्या होता है, ये जो क्विक रिप्लेसमेंट है, दिस इंश्योर्स कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस। ये जो रिप्लेसमेंट स्ट्रैटेजी रहती है, ये क्या इंश्योर करती है कि हमारा बिजनेस अनइंटरप्टेड चलता रहे, है ना? नहीं तो क्या होता है, कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है ऑर्गेनाइजेशन में, लोग आपस में गॉसिप करने लगते हैं, भी क्या करें क्या करें, पता नहीं ऑर्गेनाइजेशन बंद तो नहीं हो रही, और इस चक्कर में क्या होता है, लोगों की प्रोडक्टिविटी डाउन होती है। लेकिन जब हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग के थ्रू ये सक्सेशन प्लानिंग करेंगे, ये रिप्लेसमेंट प्लानिंग करेंगे, तो ये हमें मदद करेगा कि हम आगे के लिए फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू से वेल प्रिपेयर्ड रहें। ठीक है। नाउ नेक्स्ट पॉइंट इज इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज। इंटरनेशनल स्ट्रैटेजीज, जो कि अपन ने पहले भी बात की थी, इंटरनेशनल एक्सपेंशन स्ट्रैटेजीज डिपेंड अपॉन एचआर. The department's ability to fill key jobs with foreign nationals and the reassignment of employees from within
or across national borders is a major challenge today facing international businesses. तो इंटरनेशनल स्ट्रैटेजी, जब आप इंटरनेशनल जा रहे हो या आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में कोई की पोजीशन पे किसी इंटरनेशनल व्यक्ति, कोई बाहर के व्यक्ति को आप एम्प्लॉय करोगे, तो ये सारी चीजों के लिए भी हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग की रिक्वायरमेंट रहती है। ये सारी प्लानिंग उसी दौरान होती है कि हम कैसे ऑपरेट करेंगे, हम अपनी इन हाउस कंपनी, अपनी जो होम कंट्री की जो कंपनी है वहां से किसी को बाहर भेजेंगे या हम अपनी कंपनी में बाहर से किसी को लाएंगे, तो ये पूरी प्लानिंग आपकी एचआरपी में होती है। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज फाउंडेशन फॉर पर्सनल फंक्शंस, है ना। जो पर्सनल के बाकी जो फंक्शंस हैं उनके लिए एचआरपी एज अ फाउंडेशन एक्ट करता है। सो एचआरपी क्या करता है, हमें एसेंशियल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करता है फॉर द वेरियस फंक्शंस। क्योंकि क्या हो रहा है, हमें यहाँ क्या पता चल रहा है, द टाइप एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड, है ना, द टाइप एंड नंबर ऑफ पीपल रिक्वायर्ड फॉर द फ्यूचर। तो उसके बेसिस पे क्या हम अपनी रिक्रूटमेंट सिलेक्शन की प्लानिंग कर सकते हैं कि अगर शॉर्टेज है लोगों की तो हम लोगों को बाहर से हायर करेंगे, तो हम कितने लोगों को हायर करेंगे, कहां से हायर करेंगे, तो उसके लिए ये एज अ बेस एक्ट करता है। साथ ही साथ में हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से ये भी पता पड़ता है, क्या पता पड़ता है, पर्सनल मूवमेंट। पर्सनल मूवमेंट क्या होता है कि हम किसका ट्रांसफर कहां से कहां करेंगे, हम किसको प्रमोट करेंगे, हम किसको ऑर्गेनाइजेशन से बाहर निकालेंगे और हम किसको ट्रेनिंग और डेवलपमेंट देंगे। तो ये जो है एचआरपी, ये एज अ फाउंडेशन एक्ट करता है फॉर ऑल अदर फंक्शंस ऑफ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट। जो एचआरपी का डॉक्यूमेंट है वो हमें ये मदद करता है कि हम क्या बना सकें, जॉब डिस्क्रिप्शन और जॉब स्पेसिफिकेशन। ये सारी चीजें हम डिटेल में आने वाले चैप्टर्स में पढ़ेंगे। जॉब डिस्क्रिप्शन क्या होता है, जो ये बताता है कि वो जॉब की क्या रोल्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेंगी, जब आप उस जॉब पे जाओगे तो आपको क्या काम करना पड़ेगा। और जॉब स्पेसिफिकेशन क्या होता है कि आपको वो काम करने के लिए क्या स्किल सेट रिक्वायर्ड, राइट। तो जैसे मान लो कई बार नहीं आप लोग जॉब्स ढूंढने जाते हो कि भाई बीई होना चाहिए या एमबीए इज मैंडेटरी, तो ये सब क्या है, ये जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है कि भाई क्या क्वालिफिकेशन रिक्वायर्ड है, कितना एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, आपको कंप्यूटर अच्छे से चलाना आना चाहिए या आपको ये पर्टिकुलर सॉफ्टवेयर या ये पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आनी चाहिए। ये सारी चीजें आपकी जॉब स्पेसिफिकेशन में आती है। तो ये सारी जॉब स्पेसिफिकेशन और जॉब डिस्क्रिप्शन कहाँ से निकल के आता है, आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग से निकल के आता है। क्योंकि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में आप ये बताते हो ना कि आपको किस टाइप के लोग चाहिए, है ना, किस टाइप के लोग में क्या आता है, स्किल सेट आता है कि किस स्किल के लोग चाहिए। तो ये सारी चीजें आपकी ये वहीं से निकल के आती है। So also the fundamental duty of any HR department is to hire the right people for the right job. ये fundamental duty है, तो सही लोगों को सही जगह पे रखें। साथ ही साथ में it also provides enough input for the training department to design an appropriate training program. ये ट्रेनिंग के लिए भी हमें मदद करता है एचआरपी कि भाई हम आगे चल के अपने एम्प्लॉयज को किस टाइप की ट्रेनिंग दें, है ना। उसके बाद ये एक और चीज में हमें हेल्प करता है, इट हेल्प्स अस, you know, HRP exercise is very useful to review the compensation, right? ये compensation को review करने के लिए बहुत fruitful है कि currently हम क्या compensation package दे रहे हैं और future में क्या requirement होगी लोगों को। जैसे मानो एक sales team है and sales team is earning exceptional incentives, लेकिन क्या है, वो market share उस कंपनी का नहीं बढ़ रहा, नहीं improve हो रहा। तो यहाँ पे जो incentives हैं they need to be revised. What needs consideration कि हमारे फिक्स्ड वेरिएबल का, फिक्स्ड और वेरिएबल कंपोनेंट जो है कॉम्पनसेशन का, उनका क्या कॉम्बिनेशन हम ले रहे हैं, है ना। तो ये फिक्स्ड और वेरिएबल जो कंपोनेंट्स हैं उनका क्या कॉम्बिनेशन, मान लो 60-40 है, 60% आप फिक्स्ड कंपोनेंट देते हो अपने कॉम्पनसेशन में और 40% आप वेरिएबल कंपोनेंट देते हो। फिक्स क्या, जैसे बेसिक पे, वेरिएबल कंपोनेंट जो कि वेरी करता रहता है, जैसे सिटी कॉम्पनसेटरी अलाउंस हर एक सिटी का अलग रहेगा, ऐसे करके बहुत सारी इसकी लिस्ट है। तो वो आप किस रेशियो में देते हो, तो मान लो आप 60-40 के में देते हो एंड द रिक्वायरमेंट इज टू डू इट 50-50, ताकि आपका सेल्स तो बढ़ रहा है लेकिन आपका मार्केट शेयर भी बढ़े। तो इस टाइप के कुछ डिसीजंस हैं जो कि आपको लेने पड़ते हैं और इसके लिए हमें ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मदद करता है कि हम ये डिसीजंस किस तरीके से ले पाए, और इसके लिए हमारा जो ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग डॉक्यूमेंट है दैट इज रियली वेरी हेल्पफुल। देन द नेक्स्ट पॉइंट इज इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज। इंक्रीजिंग इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन रिसोर्सेज, कई बार लोगों को लगता है कि ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करने की क्या जरूरत है, हमें जब जैसी जरूरत होगी हम लोगों को पैकेज देंगे और बुला लेंगे।
लेकिन ऐसा रियल लाइफ में नहीं होता। जब हमें जिस टाइप के लोगों की रिक्वायरमेंट है, मान लो जब वो रिक्वायरमेंट आई तो वैसे लोग हमें मिले ही नहीं, देन फिर आप कहाँ से उन लोगों को ढूंढ के लाओगे? इसलिए हमें जरूरत है कि हम पहले से प्लानिंग करके वो चीज ढूंढ के रखें कि भाई जब रिक्वायरमेंट आए तो हमारे पास लोग हों उस चीज को काम करने के लिए। इसलिए जरूरत है कि हम ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्टमेंट करें, राइट? इन्वेस्टमेंट ह्यूमन एसेट्स एज अपोज टू फिजिकल एसेट्स कैन इंक्रीज इन वैल्यू। फिजिकल एसेट में अगर आप कुछ डालते हो तो कहीं ना कहीं डेप्रिसिएशन होता है, लेकिन अगर आप ह्यूमन एसेट्स में कुछ डालोगे तो वो आपको आगे चल के ज्यादा ही वैल्यू देगी, राइट? सो एक एम्प्लॉय who gradually develops his or her skills and abilities becomes a more valuable resource, क्योंकि जिसने अपने अंदर स्किल सेट और एबिलिटीज बढ़ाई हैं वो एक एम्प्लॉय ऑर्गेनाइजेशन के लिए बहुत वैल्यूएबल रहता है, वो एक एसेट रहता है किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए। बिकॉज एन ऑर्गेनाइजेशन मेक्स इन्वेस्टमेंट इन इट्स पर्सनल ईदर थ्रू डायरेक्ट ट्रेनिंग और जॉब असाइनमेंट। क्योंकि एक ऑर्गेनाइजेशन कैसे इन्वेस्टमेंट करती है अपने एम्प्लॉयज में, या तो वो उसे डायरेक्ट ट्रेनिंग देगी या फिर उसे इस टाइप के जॉब असाइनमेंट्स देगी जहां पे वो नई स्किल्स को सीख सके। सो इट इज इंपॉर्टेंट दैट एम्प्लॉयज आर यूज्ड इफेक्टिवली थ्रू आउट द करियर्स। इसलिए बहुत जरूरी है कि हम एम्प्लॉयज को सही तरीके से थ्रू आउट द करियर्स यूज करें। सो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम अपने ह्यूमन रिसोर्स में इन्वेस्ट करें, और साथ ही साथ में जब हम उनमें इन्वेस्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस में अंतर आएगा, हमारी ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल परफॉर्मेंस इंप्रूव होगी। देन कम्स रेजिस्टेंस टू चेंज एंड मूव। ऑफ कोर्स ये हमने पहले भी देखा था कि बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस रहता है एम्प्लॉयज में टू चेंज एंड मूव। क्यों रहता है रेजिस्टेंस? क्योंकि एम्प्लॉयज को लगता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी तो उनकी जॉब खतरे में आ सकती है। जैसे अपन बात करते हैं ना सरप्लस की, कि सरप्लस में अगर एम्प्लॉयज हैं तो फिर रिस्ट्रक्चरिंग करती है ऑर्गेनाइजेशंस, तो उसमें उन्हें डर रहता है कि उनकी जॉब ना चली जाए। और या फिर कई बार ऐसा होता है कि उन्हें लगता है कि अगर ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग होगी तो उनके ऊपर वर्कलोड बढ़ जाएगा। क्योंकि हम बात करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में हम हमारी जो करंट ह्यूमन रिसोर्स है उसको उसकी फुल कैपेसिटी पे यूटिलाइज करें। तो कहीं ना कहीं वो चीज पकड़ाई आ जाती है कि यार इन एम्प्लॉयज के पास काम कम है, इन्हें हम और काम देके अपने काम को करा सकते हैं। तो उन्हें इन चीजों का डर रहता है जिसकी वजह से वो थोड़ा सा रेजिस्ट करते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग न हो। एंड स्पेशली ट्रेड यूनियंस जो है वो इस चीज को बहुत अपोज करती हैं। Then next comes unite the perspective of line and staff managers. HRP जो है ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग, ये हमको मदद करती है टू यूनाइट द पर्सपेक्टिव्स ऑफ बोथ लाइन एज वेल एज स्टाफ मैनेजर्स। Although HRP is initiated and executed by the corporate HR staff, it requires the input and cooperation of all managers within an organization. No one knows better the needs of a particular unit or department than an individual manager responsible for that particular area. So क्या है, एक प्रॉपर हमको यूनाइट करना पड़ता है लाइन और स्टाफ मैनेजर्स को। जो व्यक्ति वो काम कर रहा है, जो उस पर्टिकुलर यूनिट या जो उस पर्टिकुलर डिपार्टमेंट में काम कर रहा है, वो जो रिक्वायरमेंट है काइंड एंड टाइप ऑफ पीपल की उस डिपार्टमेंट या उस यूनिट की, वो उस चीज को ज्यादा अच्छे से बता सकता है एज कंपेयर टू द वन हु इज सिटिंग इन द हेड ऑफिस, राइट? तो इसलिए बहुत जरूरी है कि हम इन दोनों लोगों को यूनाइट करें, इनके बीच में प्रॉपर कम्युनिकेशन रखें ताकि हम सक्सेसफुल हो पाए अपनी एचआर प्लानिंग, राइट? सो ये है यूनाइटिंग द पर्सपेक्टिव ऑफ लाइन एंड स्टाफ मैनेजर्स। नाउ वी आर गोइंग टू सी द एचआरपी प्रोसेस, कि एचआरपी प्रोसेस क्या है। HRP प्रोसेस में देयर आर वेरियस एक्टिविटीज इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ HRP। इसमें सबसे पहले आता है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। सबसे पहले हमें क्या करना है, ऑर्गेनाइजेशन के प्लान्स और ऑब्जेक्टिव्स को एनालाइज करना है कि वो हैं क्या। तो इट बिगन्स विद द असेसमेंट ऑफ ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी ऑफ द फर्म। ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी फर्म की क्या है, उसके जो बिजनेस प्लान है वो क्या है, मतलब पूरा डिटेल में हम समझते हैं, क्योंकि उसी के बाद हम अपने सब प्लान्स बना सकते हैं। जैसे अपन ने बात की थी कि क्या प्लान है ऑर्गेनाइजेशन का, एक्सपेंशन का, डाइवर्सिफिकेशन का, या वो अपनी कोई यूनिट को बंद करना चाहते हैं जो कि प्रॉफिटेबल नहीं है, तो ऑर्गेनाइजेशन क्या प्लान कर रही है, वो क्या ऑब्जेक्टिव सेट कर रही है फॉर द कमिंग ईयर, उसी के बेसिस पे हम अपनी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को कर पाएंगे, राइट? तो यही पॉइंट है एनालाइजिंग ऑर्गेनाइजेशनल प्लान्स एंड ऑब्जेक्टिव्स। इसमें हमें ओवरऑल बिजनेस स्ट्रैटेजी को सबसे पहले असेस करना है, फिर जो कंटेंट्स रहेंगे बिजनेस प्लान के हम उनको देखेंगे, फिर वो जो बिजनेस प्लान है दैट वो बिजनेस प्लान फर्दर क्या बताता है, सब प्लान्स
which is related to the various functions of the organization. तो उन सब चीजों को देख के फिर हम अपनी human resource planning करते हैं. Similarly, the analysis of organizational objectives also provides for human resources required by an organization. For example, if the objective of the organization is rapid growth, जो कि मैंने अभी बताया expansion, तो उसको ज्यादा लोग required होंगे, right? So it human resource planning really helps us to meet up with this. ठीक है. Next है analyzing objectives of HRP. The main purpose of HRP is matching employees' abilities to enterprise requirements with an emphasis on future instead of present arrangement. तो यहाँ पे क्या करना है HRP में, हमको मैच करना है कि एम्प्लॉय की जो एबिलिटी है और हमारे एंटरप्राइज की जो फ्यूचर रिक्वायरमेंट रहेगी, ठीक है, उसको मैचअप करना है. और हमारा ये जो पूरा प्रोसेस चलता है, हमेशा याद रखना, दिस इज अ फ्यूचरिस्टिक अप्रोच. ये फ्यूचर के हिसाब से काम करता है कि फ्यूचर में हमको क्या अरेंजमेंट चाहिए. तो इसमें सिक्युला जी ने कहा है that the ultimate mission or purpose of human resource planning is to relate future human resource to future enterprise need so as to maximize the future return on investment in human resource. क्योंकि हम future में ह्यूमन रिसोर्स इन्वेस्टमेंट जो है उस पर हम अच्छा रिटर्न चाहते हैं, तो हमें ये चीज को मैचअप करते आना चाहिए. एंड टू फैसिलिटेट द सेम, द मैनेजर्स नीड टू आर्टिकुलेट द स्पेसिफिक ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कंडक्टिंग अ ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग with respect to utilization of workforce. So for the purpose of formulating these objectives, there are certain questions that must be addressed. So हमको क्या कुछ questions का जवाब देना होता है जब हम analyzing करते हैं objectives for the HRP. Whether the vacancies as and when these arise will be filled in by promotion, transfer or from external sources. तो हम किन सवालों का जवाब दे रहे हैं कि भाई हमारा ऑब्जेक्टिव ये है, तो जो हमारी जो फ्यूचर में जाके मान लो हमारी इतनी वैकेंसीज आएंगी, तो इसमें से हम कितनी वैकेंसीज प्रमोशन से फिल कर सकते हैं, कितनी ट्रांसफर से, और कितनों के लिए हमें एक्सटर्नल हायरिंग के लिए जाना पड़ेगा. और क्या क्वेश्चंस का जवाब इसमें हमें मिलता है, व्हाट विल बी दी सिलेक्शन प्रोसीजर. हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा. क्या हम कैंपस रिक्रूटमेंट करने जाएंगे, क्या हम किसी जॉब पोर्टल से लोगों को लेंगे, या हम रेफरल प्रोग्राम चलाएंगे ऑर्गेनाइजेशन में, हम अपने करंट एम्प्लॉयज को बोलेंगे कि वो अपने किसी जान पहचान के व्यक्ति को रेफर करें इस प्रोफाइल के लिए जिसके पास वो स्किल सेट हो. तो ऐसे करके बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम ये आइडेंटिफाई करते हैं कि हमारा सिलेक्शन प्रोसीजर क्या होगा और हम क्या उनका रिटर्न टेस्ट लेंगे, उनका इंटरव्यू लेंगे, हम किस तरीके से उसको ऑर्गेनाइजेशन में सिलेक्ट करना चाहते हैं. देन और किस क्वेश्चन का जवाब मिलेगा हमें, हाउ विल प्रोविजंस बी मेड फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट ऑफ द एम्प्लॉयज. हम क्या ट्रेनिंग और डेवलपमेंट एम्प्लॉयज को देंगे, उसके लिए हम क्या प्रोविजंस बनाएंगे, वो भी हम यहाँ देखते हैं. हाउ टू रीस्ट्रक्चर जॉब पोजीशन, दैट इज हाउ टू अबॉलिश द ओल्ड और बोरिंग जॉब्स एंड रिप्लेस दीज बाय चैलेंजिंग वंस. हम रीस्ट्रक्चर करते हैं जॉब पोजीशनिंग की, बिकॉज हम जो बोरिंग जॉब्स हैं, जो पुरानी जॉब्स हैं, उनको रिप्लेस करके नई जॉब्स ला रहे हैं एज पर द करंट ट्रेंड इन द मार्केट. Then how to downsize the organization in the light of changing business and industrial environment. कैसे हम अपनी ऑर्गेनाइजेशन को सही तरीके से रीस्ट्रक्चर करें जो कि हमारे करंट इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट जो कि होगा आगे चल के फ्यूचर में, उसको और हमारे चेंजिंग बिजनेस पैटर्न को समझ के उसके साथ डील कर पाए, है ना. तो ये सारे क्वेश्चंस का जवाब हमको इस स्टेप पे मिलता है, दैट इज एनालाइजिंग द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ एचआरपी में. Then comes the third step is forecasting demand for human resources. अब क्या करना है, हमें फ्यूचर के लिए डिमांड फोरकास्टिंग करना है. सो डिमांड फोरकास्टिंग क्या है, दिस इज एंटिसिपेटिंग द नंबर एंड काइंड ऑफ पीपल नीडेड टू पॉपुलेट वेरियस जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. डिमांड फोरकास्टिंग कुछ नहीं है, यही है, ये इसमें हम अनुमान लगाते हैं कि हमें क्या नंबर और किस तरीके के लोग चाहिए होंगे अपनी ऑर्गेनाइजेशन में अलग अलग जॉब्स को फिल अप करने के लिए. सो डिमांड फोरकास्टिंग हमें मदद करता है, नंबर वन, टू डिटरमिन एग्जैक्टली द नंबर ऑफ पीपल नीडेड फॉर द डिफरेंट जॉब्स इन द ऑर्गेनाइजेशन. नंबर टू, it helps us to determine the kind of workforce mix needed at different stages. हमें किस क्वालिटी के लोग चाहिए, किस स्किल सेट के लोग चाहिए. थर्ड, to understand the kinds of skills knowledge that people must possess in the present as well as the future. यहाँ पे जो बात कर रहे हैं वो स्किल नॉलेज की, नॉट ओनली प्रेजेंट बट फ्रॉम द फ्यूचर पॉइंट ऑफ व्यू, फ्यूचर में जाके उसको क्या रिक्वायरमेंट होगी, राइट. तो ये तीन चीजों में हमें मदद करती है हमारी डिमांड फोरकास्टिंग, अनुमान लगाना कि फ्यूचर में हमें किस टाइप के लोग होंगे चाहिए होंगे.
नाउ डिमांड ऑफ फ्यूचर रिसोर्स इज डिपेंडेंट अपॉन टू फैक्टर्स। जो डिमांड जो रहती है दो फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, एक होते हैं हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स और एक होते हैं हमारे इंटरनल फैक्टर्स। तो कौन से रहेंगे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स जो कि हमारी एचआरपी को अफेक्ट करेंगे? दैट इज कॉम्पिटिशन, इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल, क्लाइमेट, टेक्नोलॉजिकल चेंज तो रहेगा ही रहेगा, एंड गवर्नमेंट पॉलिसी। तो ये सारे हमारे एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स वो विच इज आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन। तो आपके कॉम्पिटिटर्स कौन है, वो आपके एचआरपी को अफेक्ट करेंगे। आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं नया, राइट? जैसे आई स्टिल रिमेम्बर जो कंडीशनर था पहले, बहुत पुराने टाइम में आपके लिए शैम्पूज आते थे, कंडीशनर नहीं आता था। तो एक मैरिनो करके एक ऑर्गेनाइजेशन थी, मतलब मैरिनो प्रोडक्ट का नाम भी था, जिन्होंने सबसे पहले कंडीशनर निकाला था। तो जब वो कंडीशनर निकाला, दैट वाज अ हिट प्रोडक्ट, कई लोगों ने यूज किया, तो उनके बाल सॉफ्ट हुए। तो धीरे धीरे करके सभी कंपनीज ने क्या किया, वो लोग शैम्पू तो बनाते ही थे, उन्होंने वो कंडीशनर भी निकालने चालू कर दिए शैम्पू के साथ। तो आज हम जब देखते हैं मार्केट में, तो हमें अगर कोई शैम्पू है तो उसके साथ कंडीशनर तो उसका होगा ही होगा, ये आज मैंडेटरी हो गया है। तो ये चीज ये उस टाइम से स्टार्ट हुई थी। तो ये क्या था, ये कंपटीशन था। लोगों ने देखा कि लोग इस चीज को पसंद कर रहे हैं, तो हर कंपनी ने उसको निकालना चालू कर दिया। तो ऐसे ही जो भी आपकी ऑर्गेनाइजेशन है, जो भी आप काम करते हो, आपके कॉम्पिटिटर्स क्या कर रहे हैं, वो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी प्लानिंग पे, और एचआर प्लानिंग पे तो पड़ेगा ही पड़ेगा। फिर क्या पॉलिटिकल एनवायरनमेंट है आपके कंट्री में, कैसा चल रहा है, टेक्नोलॉजी क्या यूज हो रही है, बिकॉज हर डेवलप्ड कंट्रीज की बात करो या डेवलपिंग कंट्रीज की बात करो, उन दोनों में ही बहुत डिफरेंस होता है, द काइंड ऑफ टेक्नोलॉजी दे यूज, राइट? फिर गवर्नमेंट की पॉलिसीज, है ना, अपन बात कर कंट्री टू कंट्री तो वेरी करती है, स्टेट टू स्टेट भी वेरी करती है। तो आपकी क्या गवर्नमेंट पॉलिसी है, वो भी आपकी ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग को अफेक्ट करेगी। सो इस टाइप के कुछ एक्सटर्नल फैक्टर्स हैं जो कि अफेक्ट करते हैं आपकी एचआर। फिर आते हैं कुछ इंटरनल फैक्टर्स। इंटरनल फैक्टर्स वो फैक्टर्स होते हैं विच आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन। सो इंटरनल फैक्टर्स में क्या आता है, ग्रोथ एंड एक्सपेंशन। वो कंपनी खुद डिसाइड करती है कि वो ग्रोथ और एक्सपेंशन करेगी या नहीं करेगी, राइट? डिजाइन क्या रहेगा, स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या वो चाहती है ऑर्गेनाइजेशन में। कई बार होता है कुछ ऑर्गेनाइजेशन डिसाइड करती है कि भाई ये पूरा लेवल हम दूसरे लेवल के साथ मर्ज कर देंगे, हमें ये पूरा लेवल हटाना है। तो ये क्या है, स्ट्रक्चरल चेंज है, उसके ऑर्गेनाइजेशन स्ट्रक्चर का चेंज है। तो वो ये खुद डिसाइड करती है। उसकी मैनेजमेंट की फिलॉसफी क्या है, मान लो उसकी मैनेजमेंट की फिलॉसफी है वो कस्टमर सर्विस पे उसका बहुत फोकस है, या कुछ लोग जो प्रोडक्शन में रहते हैं वो क्वालिटी पे बहुत फोकस करते हैं। तो आपकी मैनेजमेंट फिलॉसफी क्या कहती है, उसी हिसाब से आप लोगों को हायर करोगे। चेंज इन लीडरशिप स्टाइल, मतलब लीडरशिप स्टाइल क्या फॉलो होती है और आगे चल के हमें किस टाइप की लीडरशिप रिक्वायरमेंट होगी। एम्प्लॉइज का रेजिग्नेशन, रिटायरमेंट, टर्मिनेशन, डेथ, ये सारे फैक्टर्स जो हैं, दीज आर इंटरनल टू द ऑर्गेनाइजेशन, and all these external and internal factors, they needs to be taken into consideration while we do the forecasting for labor market. अब हम फोरकास्टिंग के लिए अलग अलग टेक्निक्स यूज करते हैं, ठीक है? तो अलग अलग टेक्निक्स में क्या आती हैं,